आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। नेपोलियन बोनापार्ट, जिनका उदय एक जलते हुए उल्का की भांति हुआ था और अंत भी वैसे ही हो गया। तो नेपोलियन का उदय कैसे हुआ, वो कैसे एक शासक बना, कैसे एक बहुत बड़ी कन्क्वेस्ट नेपोलियन ने अटेन की और कैसे नेपोलियन का पतन हुआ, इन सभी बातों को आज हम समझेंगे। सबसे पहले तो आप मैप की लोकेशन देखिए। उस समय जब नेपोलियन रूल किया करता था, ये जो डार्क रेड कलर आपको दिख रहा है, ये वो लोकेशन है जहां पर नेपोलियन सीधे सीधे रूल करता था। ये जो लाइट रेड कलर आपको यहाँ पे दिख रहा है स्पेन की लोकेशन में और यहाँ के लोकेशन में, दैट वाज द लोकेशन जहां नेपोलियन के भाई रूल कर रहे थे, उन्हें शासक बनाया गया था। ये जो कलर आपको जहां पर मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो लोकेशन आपको दिख रही है, दैट वाज द लोकेशन जहां पर नेपोलियन के ब्रदर इन लॉ रूल पर थे, जिन्हें वहां का शासक बनाया गया था। और ये जो येलो कलर पे आपको लोकेशन दिख रही है, दैट इज द लोकेशन इन राज्यों ने नेपोलियन की सत्ता को स्वीकार किया था। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा यूरोप का नेपोलियन के अंडर में आता था जब नेपोलियन फ्रांस में रूल कर रहा था तब। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन के बारे में जानने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं, जैसे कि आखिर क्यों आवश्यकता है कि हम नेपोलियन के बारे में और जो घटनाक्रम घटित हुए हैं उनके बारे में डिटेल से जानें। देखिए, इसके दो महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि नेपोलियन एक महान ऐतिहासिक व्यक्तित्व है, एक ग्रेट हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी है वो, तो उनके बारे में आपसे कहीं भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरव्यूज में स्पेसिफिकली, तो आपको जनरल अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से उनके बारे में जानना चाहिए। दूसरी बात कि इन डिटेल्स को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इन्हीं में कॉजेस और इम्पैक्ट्स छुपे हुए हैं। जैसे कि जब हम बाद में बात करेंगे कि कैसे नेपोलियन डिक्लाइन करते हैं, तो उसका एक महत्वपूर्ण कारण था अटैक ऑन रशिया और पेनिनसुलर वॉर में इंडल्ज होना। तो अब हमें उनके स्पेसिफिक डिटेल्स में जाने की आवश्यकता उस समय नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर हमने उन बातों को बहुत ही सिस्टमैटिक वे में ऑलरेडी समझ लिया होगा। तो इस आधार पर ये जो घटनाक्रम है, जो ये घटनाएं हैं या फिर ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन है, ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत ही ग्रेट मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडर थे जिन्होंने फ्रांस के पूरे कोर्स को चेंज कर दिया। फ्रांस का जो एक पूरा सिनेरियो था उसमें बदलाव ला दिया बिकॉज ऑफ हिज मिलिट्री कंक्वेस्ट। उनका जन्म 1769 में हुआ था और वो 1804 से 1814 तक, 1804 से 1814 तक फ्रांस के शासक रहे। उनका करियर स्टार्ट होता है 1785 में, 1785 में, जब उन्हें फ्रेंच आर्टिलरी में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। अगले 3 सालों तक उन्होंने अपनी वॉरफेयर स्किल से अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत किया। देखिए, उसके बाद मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर और उनके भाई के साथ इनके रिलेशंस काफी अच्छे थे। तो जब लोग काफी नाराज थे, रॉबेस्पियर के खिलाफ लोग उठ गए थे, लोगों ने हमला करना शुरू कर दिया था। जब रॉयलिस्ट जो थे, राजा के जो समर्थक थे, उन्होंने अटैक करना शुरू किया था, तो उस समय नेपोलियन को बुलाया गया था इस पूरे सिचुएशन को डील करने के लिए। नेपोलियन ने सक्सेसफुली उस सिचुएशन को डील भी किया था, जिसके बाद उन्हें कैप्टन से ब्रिगेडियर बना दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद फ्रांस के इंटरनल एटमॉस्फेयर में जो इनका प्रभाव था वो काफी अच्छा हो गया था। उसके बाद जब नेशनल कन्वेंशन के खिलाफ लोगों ने नाराजगी जाहिर की, तो फिर से नेपोलियन को ही डिफेंड करने के लिए बुलाया गया। नेपोलियन ने फिर से नेशनल कन्वेंशन को डिफेंड किया और उसके बाद इन्हें मेजर जनरल बना दिया गया। तो हम देख रहे हैं कि उन्होंने अपने स्किल से, अपने प्रभाव से कैसे जो मिलिट्री में उच्च पद थे उनको हासिल किया। उसके बाद वहां पर जो नेशनल कन्वेंशन था उसकी समाप्ति हो गई। उसके बाद 5 डायरेक्टर्स को नियुक्त किया गया और डायरेक्टरी का रूल शुरू हो गया। 1796 में डायरेक्टरी अपॉइंटेड हिम टू लीड फ्रेंच आर्मी अगेंस्ट फोर्सेस ऑफ ऑस्ट्रिया एंड सार्डिनिया। सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया की आर्मी को अपोज करने के लिए, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए डायरेक्टरी ने नेपोलियन को नियुक्त किया। नेपोलियन उस लड़ाई को लड़ा भी और ऑस्ट्रियन आर्मी को बुरी तरीके से कुचल दिया। उसके बाद वो इजिप्ट पर हमला करने जाते हैं, हालांकि वहां पे उन्हें पार्शियल सक्सेस मिलती है। देखिए, उनकी जो आर्मी थी उन्हें इजिप्ट में थोड़ी बहुत डिफीट का सामना करना पड़ा था। वॉर ऑफ नाइल था जिसमें उन्हें थोड़ी हार का सामना करना पड़ा था, बट समहाउ उनकी जो डिफीट थी वो बहुत हाईलाइट नहीं हुई थी। आई वोंट से यहाँ पे लिखा गया है पब्लिक नहीं हुई थी, पब्लिक तो हुई थी बट बहुत हाईलाइट नहीं हुई थी, क्योंकि बैटल ऑफ पिरामिड में इन्होंने जीत भी हासिल की थी। तो जीत और हार में सब मिक्स हो गया था। 1799 में जो डायरेक्टरी थी उसने अपना पॉलिटिकल कंट्रोल खो दिया और उसके बाद वहां पे कुछ लोग थे जिन्होंने नेपोलियन को इन्वाइट किया कि वो आए और सत्ता को हासिल कर लें, क्योंकि वो लोग भी सत्ता में आना चाहते थे। तो उनके इनविटेशन के बाद इजिप्ट से वापस आते हैं नेपोलियन, डायरेक्टरी को डिसॉल्व कर दिया जाता है
और 3 काउंसिल्स को एस्टैब्लिश किया जाता है, जिसमें नेपोलियन को फर्स्ट काउंसिल बनाया जाता है, क्योंकि नेपोलियन के पास आर्मी थी और बिना आर्मी के सपोर्ट के कूप डिटेट नहीं हो सकता था। वो फर्स्ट काउंसिल बन गया फ्रेंच रिपब्लिक के। प्लेबिसाइड करवाया गया फ्रांस में कि नेपोलियन के पास सत्ता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। फ्री रिपब्लिक के तौर पे वो अगर कुछ काम करना चाहते हैं नए कॉन्स्टिट्यूशन के तहत तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और फ्रांस की सत्ता ने पूरे दिल से नेपोलियन को अपना समर्थन दिया, क्योंकि जो फ्रांस का सामान्य व्यक्ति था वो शांति चाहता था। फ्यूडल लॉर्ड्स फिर से फ्रांस में आकर अपनी स्थिति को बेहतर करना चाहते थे। चर्च अपनी जो ऑटोनॉमी है उसको रिस्टैब्लिश करना चाहता था। तो हर तबका चाहता था कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो चीजों को संभाल सके, एंड नेपोलियन वाज द वन। इन द सेम ईयर सेकेंड कोलिशन तैयार किया गया फ्रांस के खिलाफ। ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया और जो बाकी के देश थे उन्होंने मिलकर एक वॉर छेड़ा नेपोलियन के खिलाफ। जब नेपोलियन सत्ता में आया, नेपोलियन ने उन्हें हराया। 1802 में शांति को स्थापित किया गया। हालांकि ये शांति बहुत लंबे समय तक नहीं चली, पीस एग्रीमेंट। उसके बाद नेपोलियन ने कई सारे रिफॉर्म्स किए। तो रिफॉर्म्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से जानेंगे क्या क्या रिफॉर्म्स हुए। तो ये मैंने एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको दिया कि हाँ कैसे कैसे घटनाक्रम आगे बढ़े। अब आइए देखते हैं कि आखिर नेपोलियन कैसे राइज हुआ, नेपोलियन कैसे उभर कर एकदम सामने आया, उसके बाद कैसे उसने फिर से अपनी स्थिति को मजबूत किया। कहानी वही 1792 से एक्चुअली में स्टार्ट होती है। वैसे तो करियर की शुरुआत मैंने आपको बताया कि 1785 से हो जाती है, बट वास्तविक स्थिति जो उनकी मजबूत होती है वो 1792 के बाद होती है। ठीक है, जब वहां पे जो रिवोल्यूशनरी सरकार थी वो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में आ गई थी कई सारे यूरोपियन नेशंस के साथ, तो नेपोलियन को कहा गया कि वो जाके फ्रांस को लीड करें। 1796 में नेपोलियन ने फ्रेंच आर्मी की कमांड संभाली। जो मैंने आपको बताया कि डायरेक्टरी ने इनको नियुक्त किया था कि आप जाइए और जो बाकी के देश हमला कर रहे हैं फ्रांस के ऊपर, फ्रांस को उनसे बचाइए। और इन्होंने ऑस्ट्रिया की बहुत बड़ी सेना को हरा दिया। इस सेना को हराने के बाद जो नेपोलियन का एक उनकी जो ग्लोरी थी वो पूरे फ्रांस में फैलने लगी। क्योंकि जो ऑस्ट्रिया था वो बहुत बड़ा दुश्मन था फ्रांस का, और ऑस्ट्रिया को एक इतनी बड़ी सेना के साथ हराना काफी मुश्किल काम था जो नेपोलियन ने किया। इटली में ये लड़ाइयां लड़ी जा रही थी तो काफी अच्छी सफलता हासिल हो रही थी फ्रांस को। 1797 में फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया साइंड एन ट्रीटी, कैंपो फॉर्मियो, आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, जिसके बाद कुछ टेरिटरी भी मिली फ्रांस को। तो उसके बाद जब पहली बार कुछ टेरिटरीज फ्रांस के अंडर में आई तो लोगों को लगा कि नेपोलियन इज डूइंग वेरी वेल। नेपोलियन ना केवल लड़ाइयों में जीत हासिल करवा रहा है बल्कि जो टेरिटरी है फ्रांस की उसको भी एक्सपेंड कर रहा है। उसके एक साल बाद डायरेक्टरी ऐसा चाहती थी, जो 5 लोगों का एक ग्रुप था जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की, वो लोग ये चाहते थे कि डायरेक्टरी जो कि 1795 से रूल में थी, उसको हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले टॉपिक में अच्छे से डिटेल में डिस्कस भी किया था। उन्होंने कहा कि नेपोलियन जो है वो इंग्लैंड पर हमला कर दे। हालांकि नेपोलियन ने अच्छी तरीके से जानता था कि जो फ्रेंच नेवी है वो अभी इतनी सशक्त नहीं, इतनी पावरफुल नहीं कि वो ब्रिटेन की रॉयल नेवी को हरा सके, क्योंकि उनकी जो नेवी थी वो बहुत स्ट्रांग थी, उसे हराना इतना आसान नहीं था। नेपोलियन ने एक दूसरा प्लान बनाया। नेपोलियन का प्लान ये था, चूंकि इंडिया वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कॉलोनी फॉर ब्रिटेन और जो फ्रांस था वो कंटेस्ट कर रहा था एट दैट टाइम इंडिया में ब्रिटेन के साथ, कंटेस्ट कर रहा था अपनी ऑटोनॉमी के लिए, अपनी अधिकारिता के लिए। तो नेपोलियन ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि इजिप्ट पे हमला करके जो ब्रिटेन का रूट है इंडिया पे जाने का उसे रोक दिया जाए, जिससे कि ब्रिटेन का ट्रेड इंडिया के साथ खत्म हो जाएगा। इससे एक तो ब्रिटेन कमजोर होगा, दूसरा इंडिया में जो कंटेस्ट चल रही है, जो विरोध चल रहा है, जो लड़ाइयां चल रही हैं जिसमें फ्रांस लगातार हारता जा रहा है, उसमें फ्रांस को जीत हासिल होगी। कई बार ये लोग आर्गुमेंट देते हैं कि अगर नेपोलियन अपने इस प्लान में सक्सेसफुल हो जाता तो इंडिया को बहुत पहले आजादी मिल जाती। हालांकि मैं इस व्यू से बहुत सहमत नहीं हूं, क्योंकि उसके बाद ब्रिटेन नहीं बल्कि फ्रांस हमारे ऊपर रूल कर रहा होता। खैर वो तो हुआ नहीं। देखिए हुआ ये कि जब प्रपोजल दिया गया नेपोलियन के द्वारा कि बजाय इसके कि हम ब्रिटेन पे हमला करें, हमें इजिप्ट पर हमला करना चाहिए और जो ब्रिटिश ट्रेड रूट है इंडिया का उसे रोक देना चाहिए। तो फिर डायरेक्टरी को लगा कि ठीक है, यू नो बेटर, आपको पता है कि कैसे आप बेहतर कर सकते हो या ग्राउंड रियलिटीज क्या है, यू नो बेटर, तो आप स्ट्रेटेजी बनाइए, जो आपको करना है वो करिए। इजिप्ट में हमला किया जाता है और नेपोलियन की जो ट्रूप्स इजिप्ट में हमला करती हैं तो जो वहां के रूलर थे ममलुक्स, उनको बैटल ऑफ पिरामिड्स में 1798 में नेपोलियन हराता भी है। लेकिन उसके बाद जब ब्रिटिश नेवी वहां आती है, ब्रिटिश आर्मी वहां आती है, तो 1798 में जो फ्रांस की आर्मी थी, नेपोलियन की आर्मी थी, उसे बैटल ऑफ नाइल में हार का सामना करना पड़ता है। तो जो हम बात कर रहे थे कि ये हार बहुत हाईलाइट इसीलिए नहीं हो पाई क्योंकि एक और तो उन्होंने वहां के रूलर को हरा दिया, दूसरी ओर वो हार गए, तो ये हार जीत का मामला पूरा मिक्स हो गया। ठीक है, इन बिटवीन पॉलिटिकल सिचुएशन फ्रांस में बदल रही थी। डायरेक्टरी
अनपॉपुलर हो रही थी बिकॉज ऑफ वेरियस डिफीट इन वॉर्स। इसके पहले कुछ वॉर्स में फ्रांस हारा भी था। तो जो कुछ लोग वहां पर थे जो चाहते थे कि डायरेक्टरी के रूल को खत्म कर दिया जाए, उन्होंने इनवाइट किया नेपोलियन को कि आप आइए, चूंकि आपके पास आर्मी है, मिलिट्री है, तो आपका कोई विरोध नहीं करेगा। अगर हम करेंगे तो फिर हमारा विरोध हो जाएगा। तो 8 और 9 नवंबर को ये कूप डिटेट चला। 9 नवंबर 1799 को, जिसे 18 बरमायर का कूप कहा जाता है। बरमायर एक्चुअली में जो नया कैलेंडर अडॉप्ट किया गया था उसके हिसाब से दूसरा महीना होता था साल का। तो उसी दिन जब ये कूप किया गया तो नेपोलियन ने डायरेक्टरी के रूल को समाप्त कर दिया, फ्रेंच डायरेक्टरी को खत्म कर दिया गया और डायरेक्टरी की जगह पे 3 मेंबर के काउंसिलेट का गठन किया गया, जिसमें नेपोलियन फर्स्ट काउंसिल बना। ठीक है, फर्स्ट काउंसिल बना तो जिसके तहत उसके पास ज्यादा अधिकार थे और वो फ्रांस का एक लीडिंग पॉलिटिकल फिगर बन गया। ठीक है, नेपोलियन नाउ फ्रांस का एक लीडिंग पॉलिटिकल फिगर था। जून 1800 में, जबकि नेपोलियन को सत्ता में आए महज 6-7 महीनों का समय हुआ था, नेपोलियन की फोर्सेस ने, जो एक साल भर का दुश्मन था, हमेशा का दुश्मन था ऑस्ट्रिया, उसे बैटल ऑफ मैरेंगो में हरा दिया और इटली से बाहर खदेड़ दिया। बैटल ऑफ मैरेंगो याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इस विक्ट्री ने नेपोलियन की स्थिति को और मजबूत कर दिया फर्स्ट कॉन्सुल के रूप में कि हाँ, नेपोलियन सत्ता में आया है तो उसके बाद हमें जीत मिल रही है, फ्रांस मजबूत हो रहा है, लोगों के मन में एक परसेप्शन बनने लगा। एडिशनली, लेकिन फ्रांस यानी कि नेपोलियन को एक बात क्लियर थी कि अगर वो ऐसे ही लड़ाइयों में उलझा रहा तो काम बनेगा नहीं, फिर तो वो लड़ाइयां ही लड़ता रह जाएगा। उसे शांति स्थापित करनी होगी ताकि वो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, एक प्रशासक के रूप में फ्रांस में अपनी स्थिति को मजबूत कर सके। नेपोलियन ने खुद ही कहा था कि वो नहीं चाहता कि उसे उसकी लड़ाइयों के लिए याद रखा जाए, वो चाहता था कि उसे उसके सुधारों के लिए याद रखा जाए, उसने जो फ्रांस का भला किया है उसके लिए उसे याद रखा जाए। तो नेपोलियन ने क्या सुधार किए थे वो भी हम जानेंगे। उसने ट्रीटी ऑफ एमिन्स साइन की 1802 में, ठीक है, जिसके बाद ब्रिटिश एग्रीड टू पीस विद द फ्रेंच, ऑल्दो द पीस वुड ओनली लास्ट फॉर अ ईयर। तो ब्रिटिशर्स के साथ एक पीस स्टैब्लिश की गई। बहुत लंबे समय तक तो ये पीस चली नहीं, बट फिर भी फ्रांस ने जब ये पीस स्टैब्लिश की तो उसके बाद उसने कुछ प्रशासनिक सुधार शुरू किए फ्रांस के अंदर। तो कई सारे सुधार किए गए। अब देखिए, नेपोलियन वर्क टू रिस्टोर स्टेबिलिटी ऑफ पोस्ट रेवोल्यूशनरी फ्रांस। रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, तो उसे सुधारने का प्रयास नेपोलियन ने किया। उसने गवर्नमेंट को सेंट्रलाइज किया, पूरी सत्ता को एक जगह पे लाने का प्रयास किया ताकि जो उसके अधिकार हैं वो बने रहें और कोई इंटरवीन ना करे। कई सारे रिफॉर्म्स को इंस्टीट्यूट किया गया लगभग हर एरिया में, बैंकिंग में, एजुकेशन में। उसने साइंस को सपोर्ट किया, आर्ट को सपोर्ट किया और जो रिलेशंस थे पोप के साथ, जो कि पोप की सत्ता को रॉबेस्पियर ने बिल्कुल खत्म कर दिया था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने, तो उसे फिर से स्टैब्लिश करने का प्रयास किया गया क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी थी फ्रांस में। देखिए, रिलीजन हमेशा से डोमिनेटेड रहा है, तो पोप के साथ स्थिति बेहतर करने का मतलब था कि सामान्य जन की जो आस्था थी उसे जीत लेना। तो बिल्कुल वही किया नेपोलियन ने। पोप को उनके कुछ अधिकार वापस किए गए, बदले में पोप ने भी अपनी ऑटोनॉमी को छोड़ने का फैसला किया। जो उनके पास बहुत प्रॉपर्टी होती थी वो उन्होंने छोड़ने का वादा किया। तो इसके तहत एक वहां पे कह सकते हैं कंसेंसस बिल्ड हो गया और पोप की जो स्थिति थी उसको भी बेहतर कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने नेपोलियनिक कोड को लॉन्च किया, जिसमें कई तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्टैब्लिश किया गया, लीगल सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया गया और फ्रांस के सिविल लॉ को स्टैब्लिश फाउंडेशन तैयार किया गया, जो कि आज भी वहां पे काम करता है। 1802 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया कि क्या नेपोलियन अपने पूरे जीवन तक फर्स्ट काउंसिल रह सकता है, और लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हाथों हाथ लिया, उन्होंने सपोर्ट किया, किसी ने इसका विरोध नहीं किया, यह अमेंडमेंट कर दिया गया। 2 साल बाद 1804 में नेपोलियन ने अपने आप को फ्रांस का शासक डिक्लेयर कर दिया। काउंसिल का जो सिस्टम था उसको समाप्त कर दिया गया। जो नॉट्रे डेम कैथेड्रल है पेरिस में, वहां पर उन्होंने खुद को राजा घोषित किया। ठीक है, तो इसके बाद 1804 से लेके अपने अंत समय तक नेपोलियन फ्रांस के शासक रहे। ठीक है, तो अब देखिए, अब बात करते हैं कि नेपोलियन ने कैसे रूल किया। 1803 से लेकर 1815 तक फ्रांस लगातार नेपोलियनिक वॉर्स में उलझा रहा। कई सारी लड़ाइयां लड़ी गई इन बिटवीन, सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, सीरीज ऑफ वॉर्स चलते रहे। कई सारे यूरोपियन कोलिशंस तैयार हुए जिन्होंने नेपोलियन के खिलाफ लड़ाइयां छेड़ी। 1803 में पार्टली एंड मीन्स टू रेज फंड फॉर फ्यूचर वॉर्स, चूंकि देखिए लड़ाइयां लड़ी जा रही थी तो पैसे की आवश्यकता पड़ती है, पैसे खत्म हो रहे थे, तो नेपोलियन ने फ्रांस का जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे एक हिस्सा था लुजियाना, उसे यूएसए को बेच दिया $15 मिलियन में। ये हमने अमेरिकन रेवोल्यूशन के टाइम में आपको बताया था कि जो लुजियाना की टेरिटरी थी वो फ्रांस के अंडर में आती थी, वो उन्होंने अमेरिकन को बेच दी थी
और इस ट्रांजेक्शन को लुजियाना परचेज कहा जाता है, जिसके बाद कुछ पैसे मिल गए थे फ्रांस को। अक्टूबर 1805, अक्टूबर 1805 में ब्रिटिश आर्मी से नेपोलियन की आर्मी को बैटल ऑफ ट्रफालगा में बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। इस बैटल को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसी साल नेपोलियन को एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मिली, जहां पर नेपोलियन की आर्मी ने बैटल ऑफ ऑस्टरलिट्ज में ऑस्ट्रियंस और रशियंस की एक कंबाइंड आर्मी को हरा दिया, जिसके बाद होली रोमन एम्पायर कोलैप्स कर गया और जो जर्मन किंग्स थे जो पहले होली रोमन एम्पायर के अंतर्गत आया करते थे, उन्हें मिलाकर एक कन्फेडरेशन ऑफ राइन की स्थापना कर दी गई, जो कि अब फ्रांस के अंडर में था। ठीक है। 1806 की शुरुआत में नेपोलियन ने एक लार्ज स्केल इकोनॉमिक वॉरफेयर शुरू किया, जिसे कॉन्टिनेंटल सिस्टम कहा जाता है। कॉन्टिनेंटल सिस्टम का मतलब ये था कि जो उन्होंने ये कहा, चूंकि एक बहुत बड़े हिस्से पर यूरोप के कब्जा हो चुका था नेपोलियन का, और जिस हिस्से पर नेपोलियन का कब्जा नहीं भी हुआ था, वहां के शासक भी नेपोलियन से भय खाते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि नेपोलियन की आर्मी ने अटैक किया तो जीतना मुश्किल होगा। तो नेपोलियन ने कह दिया कि अब चूंकि वो चाहते थे कि ब्रिटेन को इकोनॉमिकली वीक किया जाए, तो उन्होंने ये कहा अगर कोई भी कंट्री ब्रिटेन के साथ व्यापार करती है तो वो उसके ऊपर अटैक करेंगे। तो सभी लोगों ने एक तरीके से कॉन्टिनेंटल सिस्टम के अंतर्गत अपने आने की सहमति जताई, इंक्लूडिंग रशिया। तो कॉन्टिनेंटल सिस्टम बाद में हालांकि सक्सेसफुल नहीं हो पाया कई सारे कारणों से, बिकॉज देखिए वो लोगों से तो कहते थे कि कोई ट्रेड नहीं करेगा, लेकिन उनके खुद के जूते, कोट और हैट ब्रिटेन से ही आते थे। उसके बाद उन्होंने फमाइन के समय में भी काफी ट्रेड किया था, मतलब बहुत महंगे दरों पे अनाज बेचा था ताकि वो ब्रिटेन की करेंसी अपने पास खींच सके। तो इससे लोग काफी नाराज थे और फिर लोगों ने खुद को इस कॉन्टिनेंटल सिस्टम से पीछे खींचना शुरू कर दिया। और रशिया चूंकि एक बहुत बड़ा देश था, रशिया ने जब कॉन्टिनेंटल सिस्टम से खुद को पीछे खींचा तो फिर कॉन्टिनेंटल सिस्टम सक्सेसफुल होता ये तो पॉसिबल नहीं था। ठीक है। तो देखिए 1807 में नेपोलियन ने डिफीट ऑफ रशियंस एट फ्रेडलैंड इन प्रूशिया, ये बात बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए 1807 में जब रशियंस को हराया गया फ्रेंच आर्मी के द्वारा, तो एक पीस सेटलमेंट किया गया, ट्रीटी ऑफ टिलसेट। ठीक है। तो ये बात आप जानते रहिए, बहुत सामान्य सी, बहुत याद रखने की आवश्यकता नहीं है। 1809 में फ्रेंच डिफीटेड ऑस्ट्रियंस एट द बैटल ऑफ वाग्राम, ऑस्ट्रियंस को उन्होंने हराया और यहां पर नेपोलियन को काफी गेन्स हुए। ये केवल घटनाएं हैं, आप जानते रहिए, याद नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इतने स्पेसिफिक वॉर्स बैटल्स ना भी याद रहे, डजंट मैटर। 1810 में रशिया ने खुद को कॉन्टिनेंटल सिस्टम से पीछे खींच लिया। ये एक इंपॉर्टेंट घटना है, ये आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि कॉन्टिनेंटल सिस्टम में रशिया अगर अपने आप को पीछे खींच रहा है, इसका मतलब कि कॉन्टिनेंटल सिस्टम सफल नहीं हो पाएगा। जवाबी कार्रवाई करते हुए नेपोलियन ने एक बहुत बड़ी आर्मी के साथ 1812 के गर्मी के समय में अटैक किया रशिया के ऊपर। ठीक है। 6 लाख की आर्मी के साथ नेपोलियन ने अटैक किया था और उसे ऐसा लगा था कि वो आसानी से रशिया को जीत लेगा, लेकिन रशिया की ज्योग्राफी इतनी बड़ी है, उस आधार पर यह कहा जाता था कि रशिया को हराया तो जा सकता है लेकिन जीता नहीं जा सकता। क्यों कहा जाता था ऐसा कि रशिया को हराया तो जा सकता है लेकिन जीता नहीं जा सकता? क्योंकि देखिए रशिया को आप एक बैटल में हरा सकते हैं, लेकिन रशिया की इतनी बड़ी ज्योग्राफी पे कंट्रोल करना वॉज नॉट पॉसिबल, ऐसा माना जाता था। ठीक है। तो नेपोलियन तो चाहता था कि वो फुल स्केल वॉर लड़े, एक फुल स्केल बैटल लड़े, लेकिन रशिया ने ऐसा नहीं किया। रशिया ने एक दूसरी स्ट्रेटजी अपनाई। देखिए नेपोलियन को ऐसा लगता था कि नेपोलियन जब मॉस्को पे कब्जा कर लेगा तो रशियन सरेंडर कर देंगे और वो ट्रीटी साइन करेंगे। इसी प्लान से जो नेपोलियन की आर्मी थी वो रशिया के ऊपर अटैक कर रही थी, लेकिन रशियंस ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई? जैसे जैसे नेपोलियन की आर्मी रशिया में आगे बढ़ती गई, जो वहां के लोग थे, जो रशिया के लोग थे, वो अपने घरों को आग लगाकर, अपने खेतों को आग लगाकर, कुओं के पानी में, तालाबों के पानी में जहर मिलाकर पीछे हटते चले गए। वो पीछे चले जाते थे तो जो पीछे के लोग होते थे वो उन्हें अपने यहां शरण देते थे, क्योंकि राजा ने अपनी स्ट्रेटजी बिल्कुल ओपन कर दी थी। फिर जैसे जैसे आर्मी आगे बढ़ती जाती थी वो बिल्कुल सेम काम करते थे, खेतों में आग लगा देते थे, घरों में आग लगा देते थे, पानी में जहर मिला देते थे। अब जब आर्मी आगे बढ़ रही थी तो उन्हें ना तो कुछ खाने को मिल रहा था और ना ही पीने को पानी मिल रहा था, क्योंकि पानी में जहर मिला हुआ होता था। अब स्थिति बहुत खराब हो रही थी। धीरे धीरे सर्दी का समय आ गया। नेपोलियन को लगा नहीं था कि ये वॉर इतना लंबा खींचेगा, लेकिन ये वॉर लंबा जा रहा था। वो गर्मी के समय में आए थे और वो पहुंच गए मॉस्को। मॉस्को पहुंचे तो वहां उन्हें कुछ भी नहीं मिला, पानी में जहर, जले हुए घर, इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिला। और साइबेरिया का जो एरिया था जहां बहुत सर्दी होती थी, जो पूरी पॉपुलेशन थी वो पीछे सरकती चली गई। नेपोलियन वहां काफी लंबे समय तक इंतजार करता रहा कि जो रशियन जार हैं वो ट्रीटी करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सर्दी से जो नेपोलियन की आर्मी थी वो मरने लगी थी।
कुछ भूख और प्यास से मर रहे थे, कुछ सर्दी से मर रहे थे क्योंकि वो सर्दी की तैयारी करके नहीं आए थे, और रशिया में कितनी ज्यादा सर्दी पड़ती है इसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। नेपोलियन को लग गया कि यहाँ काम बनने वाला नहीं है, उसके आगे बढ़ने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी और वहां रुकने का कुछ फायदा नहीं समझ में आ रहा था। अंत में नेपोलियन ने फैसला किया कि वो अपनी आर्मी के साथ वापस लौटेगा। जब वो वापस लौट रहे थे तब रशिया ने अटैक किया। कुछ सोल्जर्स भूख प्यास और सर्दी से मर चुके थे, कुछ सोल्जर्स को रशियन आर्मी ने मार दिया। 6 लाख की आर्मी के साथ जो नेपोलियन रशिया में गया था वो 1 लाख की आर्मी के साथ बहुत बुरी तरीके से हारने के बाद वापस आ गया। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर माना जाता है, क्योंकि देखिए सेम गलती हिटलर ने भी की थी रशिया के ऊपर अटैक करके। देखिए जो भी बड़ा शासक रहा है जो कि पूरे यूरोप को कब्जे में करना चाहता था, उसने हमेशा एक गलती की, उसने रशिया के साथ दुश्मनी ली, रशिया की ज्योग्राफी को अंडर एस्टिमेट किया, और चाहे वो नेपोलियन रहा हो या फिर हिटलर रहा हो, दोनों को हार का सामना करना पड़ा बिकॉज ऑफ अटैकिंग ऑन रशिया। उसके बाद दूसरी ओर पेनिनसुलर वॉर में इंडल्ज हो गए, जो कि 1808 से 1814 तक चला। यहाँ पर उन्होंने स्पेनिश एंड पुर्तगीज के ऊपर अटैक किया। कारण क्या था अटैक करने का? क्योंकि देखिए कॉन्टिनेंटल सिस्टम में उन्होंने ब्रिटेन के साथ ट्रेड को रोक तो दिया था, लेकिन पुर्तगाल के जरिए ट्रेड हो रहा था। पुर्तगाल की लोकेशन, पुर्तगाल जो था वो स्पेन के पीछे था, तो अगर पुर्तगाल के ऊपर हमला करना है तो स्पेन के ऊपर हमला करना जरूरी था। तो स्पेन के ऊपर हमला किया गया, वहां के शासक को हटा दिया गया, उसके बाद पुर्तगाल के ऊपर भी कब्जा कर लिया गया। लेकिन नेपोलियन ने यहां पर गलती ये की कि उन्होंने वहां पर बजाय इसके कि एक गवर्नमेंट स्टैब्लिश करते, उन्होंने अपने भाई को वहां का शासक बना दिया। लोग नाराज हो गए, उन्होंने बोला कि आपने वहां पर बड़े बड़े प्रिंसिपल्स के साथ आप आते हो कि आप नेशनलिज्म लेकर आओगे, लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी की बात करते हो, और यहाँ पर आकर आप एक शासक को हटा के दूसरे शासक को बैठा देते हो। वहां के लोगों ने गुरिल्ला वॉर स्टार्ट कर दिया। जो नेपोलियन की आर्मी थी वो गुरिल्ला वॉर के लिए तैयार नहीं थी, छुपकर लड़ाइयां लड़ी जा रही थी यहाँ स्पेन और पुर्तगाल में, स्पेसिफिकली स्पेन में। और फ्रेंच आर्मी को इस लड़ाई में हार फेस करने के बाद इबेरियन पेनिनसुला से वापस लौटना पड़ा। इबेरियन पेनिनसुला ये लोकेशन है, देखिए क्योंकि अगर पुर्तगाल के जरिए ट्रेड हो रहा था और पुर्तगाल को अपने कब्जे में लेना है तो रास्ता केवल स्पेन का था। मतलब यहां आके अगर कॉन्टिनेंटल सिस्टम को सक्सेसफुल बनाना है तो स्पेन पर कब्जा करना पड़ता। स्पेन और पुर्तगाल दोनों पर कब्जा किया गया, लेकिन स्पेन में जो गुरिल्ला वॉर शुरू हुआ उसके बाद इबेरियन पेनिनसुला इस पूरी लोकेशन से फ्रेंच आर्मी को पीछे जाना पड़ा। और इस बात की जब खबर पूरे यूरोप में फैली तो लोगों को समझ में आ गया कि नेपोलियन तो स्पेन से हार चुका है, नेपोलियन रशिया से हार चुका है, तो नेपोलियन को हराना इतना भी मुश्किल नहीं है। इससे काफी नुकसान भी हुआ। एक और तो दिस लॉज वाज फॉलोड इन 1813 बाय बैटल ऑफ लिप्जिग, आल्सो नोन एज बैटल ऑफ नेशंस, इन विच नेपोलियन फोर्सेस वर डिफीटेड बाय कोलेशन। ठीक है, एक और उनका काफी नुकसान हो चुका था, वो स्पेन से वापस आ चुके थे, वो रशिया से वापस आ चुके थे। इन बिटवीन कोलेशन ने फिर अटैक किया। ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, रशिया और स्वीडिश ट्रूप सब ने एक साथ मिलकर अटैक किया, बैटल ऑफ नेशंस, क्योंकि कई सारे देश एक साथ फ्रांस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। बैटल ऑफ लिप्जिग इसे कहा जाता है। नेपोलियन पीछे भागते हुए फ्रांस तक आया। मार्च 1814 में कोलेशन के फोर्सेस ने पेरिस को, यानी कि फ्रांस के बहुत बड़े हिस्से को कैप्चर कर लिया। 6 अप्रैल 1814 को नेपोलियन को उसके पद से, सत्ता से हटा दिया गया और वहां पे बर्बन डायनेस्टी के रूलर, नए शासक लुई द 18th को सत्ता पे बैठा दिया गया। उसके बाद ट्रीटी ऑफ फॉन्टेनब्लू को साइन किया गया। रिजल्ट ये निकला कि नेपोलियन को मेडिटेरेनियन आइलैंड एल्बा पर भेज दिया गया, काला पानी की सजा सुना दी गई। कहा गया, जो कि इटली के कोस्ट पर है, कहा गया आप वहीं पर रहेंगे और वहां से वापस नहीं आएंगे, वो आइलैंड आपका है, आपको जो करना है करिए। और उस पूरे आइलैंड पे उनको पूरी सॉवरेंटी दे दी गई। उनके वाइफ और उनके बच्चे ऑस्ट्रिया चले गए। लोकेशन देखना चाहते हैं एल्बा की, तो देखिए ये है इटली, यहाँ पे आप देख रहे हो ये इटली है, ये एक छोटा सा आइलैंड है। ठीक है, तो नेपोलियन को कहा गया इस आइलैंड पे आपकी सॉवरेंटी है, आपको यहाँ पे जो करना है करिए, बाकी आप यहाँ से आ नहीं सकते। तो उन्हें काले पानी की सजा सुना दी गई और एल्बा आइलैंड पर भेज दिया गया। उसके बाद देखिए 26 फरवरी 1815 को, 1 साल तक वो वहां एग्जाइल में रहे थे, काले पानी की सजा को उन्होंने भुगता था। नेपोलियन जैसे तैसे स्केप करके एल्बा से वापस फ्रेंच मेनलैंड पे आ गए अपने 1000 सपोर्टर्स के साथ। अब कैसे आ गए, आपके मन में एक सवाल आ सकता है। तो देखिए एक्चुअली में हुआ ये था कि फ्रांस ने अमेरिकन रिवोल्यूशन में अमेरिका की काफी मदद की थी, तो अमेरिका के लोग काफी सिंपैथी रखते थे। तो एक अमेरिकन ट्रेडर था, वो अपने शिप को लेकर उस आइलैंड के पास आया था और उसने उसी शिप से नेपोलियन को लेकर फ्रेंच मेनलैंड तक पहुंचाया था। ठीक है, तो इस तरीके से जो नेपोलियन था वो पहुंच गया फ्रांस वापस अपने 1000 सपोर्टर्स के साथ।
मार्च 20 को वो पेरिस पहुंचा। पेरिस जैसे ही वो पहुंचा, क्योंकि लुई द 18 को जब वहां पे बैठाया गया था तो वो पूरे सिस्टम को वापस ला रहे थे, सब कुछ सिस्टम वो बर्बाद करने में लगे हुए थे। जो जैसे तैसे रिफॉर्म्स किए गए थे नेपोलियन के द्वारा, वो उन्हें सब बर्बाद कर रहे थे। लोग परेशान थे, लोग नाराज थे। जैसे ही नेपोलियन वापस आया, लोगों ने बहुत खुशी के साथ नेपोलियन को वेलकम किया। उन्हें ऐसा लगा कि कोई ऐसा आ गया है जो अब उन्हें मुक्ति दिला सकता है, उनके सिचुएशंस को बेहतर कर सकता है, उनके जीवन को आसान बना सकता है। लोगों की इस वेलकमिंग नोशन को देखकर लुई द 18 डर गया। उसे लगा कि इस समय अगर उसने विरोध किया तो पूरी जो फ्रांस की पॉपुलेशन है वो उसके खिलाफ है, और उसे हो सकता है कि डिफीट का सामना करना पड़े, या हो सकता है कि उसे गिलोटिन भी कर दिया जाए। तो उसने चुपचाप जो थ्रोन था उसको छोड़ दिया और वो भाग गया। नेपोलियन फिर से सत्ता पर आया। उसे 100 डेज, इस पूरे समय को 100 डेज कैंपेन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि लगभग 100 दिनों तक वो वापस फिर से सत्ता में रहा था। नेपोलियन जब फ्रांस में वापस आता है तो हालांकि अब वो लड़ाई नहीं करना चाहता था। जब नेपोलियन वापस आया तो वो शांति से रहना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि जो बाकी के अलाइड कंट्रीज हैं वो उसे शांति से नहीं रहने देंगे। तो उसने एक बहुत बड़ी आर्मी तैयार करनी शुरू कर दी ताकि वो अपनी सिक्योरिटी इंश्योर कर सके। इन बिटवीन उसे पता क्या चला कि कोलेशन बन रहा है ऑस्ट्रियंस, ब्रिटिश, प्रूशियंस और रशियंस के बीच में, और ये सभी एक साथ मिलकर हमला करने वाले हैं। जब नेपोलियन को इस बात की जानकारी मिली तो उसे समझ में आ गया कि एक बार वो इस अलायंस से हार चुका है, दोबारा अगर वो इस अलायंस से भिड़ा तो हो सकता है जीत ना पाए। तो उसने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि वो धीरे धीरे करके एक एक स्टेट पर हमला करके हरा देगा सबको, क्योंकि एक साथ हराना मुश्किल होगा। इसके पहले कि ये जो अलायंस था ये अटैक करता नेपोलियन के ऊपर, फ्रांस के ऊपर, नेपोलियन ने जून 1815 को बेल्जियम के ऊपर हमला कर दिया, जहां पर ब्रिटिश और प्रूशियन ट्रूप्स ऑलरेडी स्टेशन थे, जमे हुए थे। जून 16 को नेपोलियन ने, या नेपोलियन की जो आर्मी थी, उन्होंने प्रूशियंस को हरा दिया बैटल ऑफ लिग्नी में। नो नीड टू रिमेंबर। यहां पर एक जीत हासिल हुई नेपोलियन को। ऐसा लगा कि नेपोलियन खुद को फिर से रिस्टोर कर लेगा, लेकिन उसके 2 दिन बाद जून 18 को बैटल ऑफ वाटरलू में, ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम में है, वहां पर फ्रेंच आर्मी को ब्रिटिश आर्मी के द्वारा हरा दिया गया प्रूशियंस की मदद से। और अक्टूबर 1815 में नेपोलियन को वहां से काले पानी की सजा के तौर पर एक बहुत ही दूर दराज के आइलैंड में, जो कि ब्रिटिशर्स की सॉवरेंटी में आता था, नाम था सेंट हेलेना, आइलैंड ऑफ सेंट हेलेना। लोकेशन देखिए, ये है, यहां पर देखिए, दैट इज द लोकेशन, साउथ अटलांटिक सी। ये अटलांटिक सी है पूरा, ये साउथ अटलांटिक सी है। यहाँ पर जो आप पॉइंट देख रहे हैं ये है सेंट हेलेना, ठीक है। यहाँ पर उन्हें एग्जाइल कर दिया गया, यहाँ पर काला पानी की सजा सुना दी गई, यूरोप से काफी दूर कर दिया गया ताकि ये वापस वहां लौट ना पाए। 5 मई 1821 को उनकी मौत हो गई। मोस्ट प्रोबेबली स्टमक कैंसर की वजह से उनकी मौत हुई थी, ठीक है। देखिए, हालांकि इसके बारे में भी कुछ कहानियां हैं कि कुछ लोग कहते हैं स्टमक कैंसर की वजह से उनकी मौत हुई थी, कुछ लोग कहते हैं उन्हें मार दिया गया था, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्हें कई सारे, वहां चूंकि बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे तो उनके काटने की वजह से वो बीमार हो गए थे, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। तो अंत में ये जो महान शासक था उसका अंत हो जाता है, और उन्होंने क्या क्या सुधार किए थे उसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा सेशन है वो समाप्त होता है।